हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूँ 5 अप्रैल 2026 के इवनिंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जिनमें कुछ नया सीखने को मिलता है और जो थोड़े टफ भी हैं। अच्छे क्वेश्चन की बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज के ऊपर डिपेंड। सीक्वेंस सीरीज बोल दीजिए या टेलीस्कोपिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बोल दीजिए, किस तरीके की सीरीज है, इसको सोचने का तरीका क्या है। अब एक एक बात को लेकर चलता हूं इसके अंदर। पहली बात देखिए, इससे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सिग्मा में कन्वर्ट कर लीजिए। जो चीज बदल रही है उसको लिखिए आर, जो चीज बदल रही है उसको लिखिए आर, यानी कि सिग्मा। क्या बदल रहा है? ऊपर पहले 1 था, 2 था, तो लीजिए आर, और नीचे 1 + 4 तो सब में कॉमन है ही, 4 आर की पावर 4, और r की वैल्यू मूव करेगी 1 से 10 तक, क्योंकि उसने हमसे कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म का सम बताइए। तो पहले ऊपर 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था, तो r हो गया लास्ट में 4। 1 + 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो r की पावर 4 लिखा। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका होता है R1 to 10, R इसको लिख लेते हैं पहले 1 का स्क्वायर, बस पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना 2r² का होल स्क्वायर। इसके बाद लगाते हैं R1 to 10। जब भी ऐसा करें, क्योंकि मुझे 2 फैक्टर में डिवाइड करना होता है, क्वेश्चन को 2 फैक्टर बनाने होते हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए। कैसे? तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन 2r² + 1 का होल स्क्वायर, तो मुझे करना पड़ेगा -4r²। इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा ताकि a + b a - b लगाया जा सके। इसके बाद सिग्मा R1 to 10, R एक बार दोनों को प्लस कीजिए, 2r² + 1, इसको लिख दीजिए 2r का होल स्क्वायर। एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस। ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं, करने की टेक्निक समझ लीजिए कैसे करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस 4r है और ऊपर है r, तो 4 से मल्टीप्लाई, पहले 4 से डिवाइड कर देता हूं इसे मैं। कैसे? देखो 1/4, तो ऊपर बन जाता है 4r, और नीचे जरा दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दीजिए 1 to 10, 2r² + 2r + 1 -2r² - 2r + 1 अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 2r² + 2r + 1 2r² - 2r + 1। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। देख लीजिए ऊपर r था, दोनों का डिफरेंस 4r है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अब 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अब देखिए सिग्मा R1 to 10, ये आ जाएगा 1/2r² - 2r + 1 -1/2r² + 2r + 1। बस अब तुम्हें एक बात देखना होगा, क्या इन दोनों में 1 का डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा दोनों में 1 का डिफरेंस है? ये तो 10 तक का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सीक्वेंस सीरीज में और भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, जिसमें प्लस वाला है इसमें r को r - 1 रखकर चेक कर लेते हैं। 2r - 1 का स्क्वायर, 2r - 1 + 1, तो आ जाता है 2r² - 2r + 1। बिल्कुल
जब r को r-1 रखते हैं तो ये आ जाता, पता चल जाता है इन दोनों में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। जब दोनों में 1 का डिफरेंस है, अब क्या करेंगे हम, छोटे वाले के अंदर, छोटे वाले का मतलब इस वाली वैल्यू जिसमें कम वैल्यू है, और ये जो ज्यादा वैल्यू है, कम वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, और ज्यादा वाली वैल्यू में अपर वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कम वाली में दिमाग का यूज नहीं करना है, कम मतलब नीचे वाली, कभी कहो डिवाइड करने के बाद ज्यादा में नहीं, कम वाले में नीचे वाला, ज्यादा वाले में ऊपर वाला। तो 1/4, 1 - 1 अपॉन ये आ गया 221, 1/4 आ जाता है 220 अपॉन 221, 4 से डिवाइड, 55/221। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को प्राइम है, और कहता है को प्राइम है तो इसे MYN है ये। तो बस अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो M आ गया 55 और N आ गया 221। पूछता है बताओ M + N कितना होगा, लीजिए M + 1 होगा 276। तो आंसर आ गया इंटीजर टाइप का 276, क्योंकि दोनों को प्राइम का ज्यादा यूज होता है। को प्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या जिनका कॉमन 5 हो, जिनका इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो। तो आ गया 276 मेरे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड। क्या है जी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, इसी की चर्चा करते हैं। इसमें भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुम्हें। कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर तुम्हें स्क्वायर रूट की कंडीशन बताएंगे, बेसिक कंडीशन के कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। एक तो फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट बताऊंगा फैक्टर की फॉर्म से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्या कहता है जी 2 के अंदर, Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, ZD रूल लगाकर सोल्व कर लेता हूं। Z - B ± B² -4AC 1 + 12I अपॉन 2A, 2 से डिवाइड कर दीजिए। Z आ जाता है -2 ± √5 + 12I। देखिए जब तक ये स्क्वायर रूट कैंसिल तब तक क्वेश्चन नहीं हुआ सोल्व। अब जरा आज स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। यहां देख लीजिए 5 देखिए जब हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 2ab माइनस है तो -2ab, यहां प्लस लिखा है तो कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। यहां पर 5, बस बाहर 2 छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मतलब 2√-1 है, बाहर 2 छोड़ दीजिए बस। जब 2 छोड़ेंगे तो अंदर पहुंच जाता है 36। अब तुम्हें 36 के ऐसे फैक्टर करने जिससे कि 5 आ जाए। 36 के ऐसे फैक्टर कि 5 आ जाए तो लीजिए हो गए 9 × -4। भाई 9 में -4 ऐड करो, लीजिए 5 बन जाता है। तो बाहर 2, क्योंकि 2ab का फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं, तो क्या बन गया जी, इसको लिख दिया मैंने बाहर वाले को 9 - 4 + 2 × √9 - 4। मैं तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं, हालांकि फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है। देख लीजिए कंडीशन को क्या बन जाता है जी, ये यहां लिखकर दिखाता हूं जरा सा। इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर + 2i का स्क्वायर +2 × 3 × 2i। तो लीजिए बन जाता है √3 + 2i का होल स्क्वायर। यह आ जाता है जी प्लस-माइनस। ध्यान रखिए जब रियल नंबर होता है जब तो रूट के बाहर प्लस का साइन होता है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो रूट के बाहर हमेशा +- आता है। रियल नंबर में तो रूट के बाहर पॉजिटिव, √4 कितना होता है 2। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके बाहर +- आता है।
तो 5 + 12i की वैल्यू आ गई ±3 + 2i। अगर कोई गलती से प्लस माइनस नहीं लगाता तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब देखिए इससे आगे स्क्वायर रूट आने के बाद अब कंडीशन -2 ±3 + 2i, एक बार प्लस का साइन लेते हैं 1 + 2i और एक बार लेते हैं माइनस का साइन -5 - 2i, दोनों का मोड z कितना आ गया √5, यह आ गया √29। अब कहता है दो है वैल्यू, एक का नाम है z1 और एक का नाम है z2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो लीजिए आंसर आ जाता है 34। तो मैंने आज बताया इसके अंदर स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकाला जाता है। बेसिक, मैंने कोई थ्योरी यूज नहीं की, केवल मैंने a² + b² + 2ab की फॉर्म बनाई। बस रूट के अंदर -1 बनाइए और बाहर ओनली 2 छोड़ सबको अंदर ले जाइए। अगर 2 बाहर ना हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है 34। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर एपी लिखा है, मिनिमम वैल्यू है और डेफिनेट इंटीग्रल का यूज है। अब जरा जब मिनिमम वैल्यू का यूज किया जाता है तो ज्यादातर जेई के क्वेश्चन में एम जीएम लगता है, इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर एक कंडीशन है 3 की पावर a 3 की पावर -a। अगर कोई सीधा नंबर है एक उल्टा नंबर है, कॉन्सेप्ट जानते हैं हम, सीधा और उल्टा ऐसे होता था। एक सीधा नंबर, एक इसका रेसिप्रोकल ≥2 होता है कब, जब p पॉजिटिव हो। तो यहां पर मैं एक बात का आइडिया लगा सकता हूं, 3 की पावर a + 3 की पावर -a ≥2 ऐसे बोल सकता हूं मैं। उसे भी देख सकता हूं, ये लिखा है 2 × 1 + a 2 × 1 - a। अगर 2 कॉमन लेता हूं तो 2 की पावर a + 2 की पावर -a, ये भी ≥2, तो ये हो जाता है कि ≥4। ध्यान से देख सकते हो, 3 की पावर a, छोटी सी बात होती है जो बार बार रिपीट, अगर कोई नंबर है पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल भी है, दोनों को ऐड करें, मस्ट बी ≥2, क्योंकि am ≥ gm, p पॉजिटिव है। ये 3 की पावर है सीधा नंबर, ये इसका रेसिप्रोकल 2, एक वहां पे लिखा 2 की पावर 1 + a 2 की पावर 1 - a, तो मैंने 2 कॉमन लिया। अब ये खुद ≥2 है और 2 का मल्टीप्लाई ≥4 हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है इसका बाद में यूज कर लेंगे हम। कहता है कि क्वेश्चन में R इन AP, ये तीनों टर्म AP में है तो बीच वाले का डबल दोनों के सम के इक्वल होगा, बीच वाले का डबल दोनों के सम के इक्वल 2FA। आगे जी 3 की पावर a 3 की पावर -a जो दिया है मैं उसी की बात कर रहा हूं, +2 टाइम्स, या लिख दो 2 की पावर 1 + a +2 की पावर 1 - a। जरा खुद देख लीजिए > क्या है, ये 2 से और ये था 4 से, तो पता चल जाता है 2FA > 6। तो मुझे पता चला FA > 3 है। तो बताओ FA की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि FA 3 से स्टार्ट होगा। FA की मिनिमम वैल्यू कितनी, 3, और इक्वल कब होता है, जब 3 की पावर a 3 की पावर -a के इक्वल, यानी कि AM GM के इक्वल हो जाए तभी इक्वल पॉसिबल है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ FA = 3 एट A = 0। जब A 0 होगा तो बताओ 2 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा, 4 4 के इक्वल जब A 0 होगा, यानी कि यहां पर इक्वल का साइन तभी आ सकता है जब P की वैल्यू 1, और ये 1 होने का मतलब 3 की पावर 1 यानी कि A की वैल्यू 0। तो मैं कह सकता हूं
कहता है मिनिमम वैल्यू अल्फा की मिनिमम वैल्यू, अल्फा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो मैं कह सकता हूं f0 इज इक्वल टू 3, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 पर है और उसकी वैल्यू अल्फा के इक्वल है, अल्फा आ गया 3। बस यहां तक की बात समाप्त हो जाती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ, इसके अंदर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं और फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रल करता हूं। ये सब सिस्टम करने के बाद यानी कि मिनिमम वैल्यू 3 के इक्वल कब आएगा? जब एम जीएम के इक्वल होगा। इक्वल होने के लिए दोनों टर्म को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट को लेकर के, अल्फा को 3 पुट कर देते हैं बस। चलिए अल्फा को 3, ln2 प्लस ln3 dx अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ऊपर नीचे e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? क्योंकि e की पावर का डिफरेंशियल e की पावर ही होता है। dx ही आ जाता है जी। अब क्या करना होगा जी? x में 2 से डिवाइड कर देता हूं तो लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवाइड करता हूं तो बाहर भी डिवाइड और लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। e की पावर x और नीचे आ गया जी e की पावर x का होल स्क्वायर -1 dx। कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया? x में 2 से डिवाइड किया तो बाहर भी डिवाइड और लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है 1/2 ln4 ln9 e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर -1 dx, ये आ जाता है। अब e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x को t मान लेता हूं मैं। पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर -1 और लिमिट बताइए। ln4 यानी कि यह आ जाता 4 और यह आ जाता है 9। फॉर्मूला 1/2 ln मोड t -1 अपॉन t +1 4 to 9 1/4 ln 8/5 माइनस ln 8/10, 10 9 पुट करेंगे 8/10 माइनस ln 3/5। ये लीजिए लेंथ ये ज्यादा, पहले AMGM से मिनिमम वैल्यू फाइंड कराई, उसके बाद इंटीग्रल 1/4 ln डिवाइड हो जाएगा 8/10 अपॉन 3/5 आ जाता है कि 1/4 ln कितना था देखिए भाई, 2 से 2 4/3 आ जाता है। 1/4 ln 4/3, कौन सा आंसर सही है? ये इसका जी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 1/4 ln 4/3 ये आता है सेकंड ऑप्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
कोर्स में नहीं है, मत होने दो, क्योंकि इक्वेशन के क्वेश्चन को हम उससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल रेशियो आइडेंटिटी का यूज भी कर लेते हैं। अगर इक्वेशन नहीं आती है फिर उसमें तुम्हें वैल्यूज फाइंड करा के देखनी पड़ती है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू है। अगर इक्वेशन जानते हो तो क्वेश्चन, मेरी सलाह है अगर एग्जाम देने जाओ तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जरूर करके जाओ, किसी ना किसी पेपर में इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और तुम्हें फॉर्मूला भी अप्लाई करना सिखाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का सही रूप में फॉर्मूला कैसे लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही रूप में फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है इसकी चर्चा करूंगा मैं, देखिए ध्यान से। इक्वेशन है cos थीटा cos 5 थीटा बाई 2 cos 7 थीटा cos 7 थीटा बाई 2। जब भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमेशा बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में लिखो। तो मैं पहले सही रूप में लिख देता हूं, cos, यहां पर 5/2 बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है cos थीटा। दोनों साइड में लिखने के बाद 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 cos A cos B का मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है जी cos A cos B का? 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। लीजिए cos A प्लस B 5 थीटा, ये आ गया जी 7 थीटा बाई 2 प्लस cos A माइनस B, A माइनस B cos 3 थीटा बाई 2। आगे बढ़िए, cos A प्लस B 21 थीटा बाई 2 प्लस cos 7 थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाता है। अब जो बचता है उसको ध्यान से देख लीजिए, cos 21 बाई 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3, बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 21 थीटा बाई 2 2n पाई प्लस माइनस 3 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है जी। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की जनरल वैल्यू का फॉर्मूला, जहां पर n इंटीजर होता है। अब यहां पर बात देखेंगे अलग अलग। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो क्या आता है? 21 थीटा बाई 2 2n पाई प्लस 3 थीटा बाई 2 2018 9 थीटा 2n पाई। जब मैं प्लस का साइन लेता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन आती है। देखते रहिए एक एक कंडीशन को बहुत ध्यान से। जैसे कंडीशन बताऊंगा ऐसे करके कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। 2n पाई बाई 9। अब एक बात रुक जाते हैं, तो इंटीजर है, कैसे रुक जाते हैं? थीटा की वैल्यू -π टू पाई है, तो मैं लिख देता हूं थीटा की वैल्यू -π टू पाई है, तो यहां लिख देते हैं कि -π 2n पाई बाई 9 लेस और इक्वल टू पाई, तो n आ जाता है लेस और इक्वल टू 4.5 से -4.5 के बीच में। ये आती है जी n की वैल्यू, तो आ जाता है n इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए चाहे, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। मेरे पास n की वैल्यू, n तो इंटीजर है, +-0 +-1, देखिए -4 -3 -2 -1
0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आती है। अब इन वैल्यू को रखकर मुझे थीटा की वैल्यूज चाहिए। मैं क्यों रख रहा हूं थीटा की वैल्यू? मैं काउंट करके नो आंसर भी बोल सकता हूं। हो सकता है प्लस वाले माइनस वाले में कुछ वैल्यू कॉमन आ जाएंगी, उन वैल्यू में से 2 बार काउंट ना हो जाए, आधी वैल्यू लेनी होती है। बताता हूं कैसे। ये लिख देता हूं थीटा की वैल्यू, थीटा 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9 प्लस माइनस 2 रखते हैं 4 पाई बाई 9 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस 8 पाई बाई 9। ये वैल्यूज आती है मेरे पास, और ये सारी वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच की वैल्यू है मेरे पास। देख लीजिए ये सारी वैल्यू आती है जब मैंने एन को पॉजिटिव लिया, थीटा को पॉजिटिव लिया, सॉरी पॉजिटिव साइन लिया। अब मैंने नहीं जा रहा उसके अंदर नेगेटिव साइन की स्टडी करूंगा, टेकिंग नेगेटिव साइन। ये आंसर मेरे पास आ जाते हैं। ये टोटल अब चेक करेंगे, दोनों के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है, जो कॉमन होंगे उनको हटा देंगे, यानी कि एक बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट, वरना आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा। लीजिए माइनस तो आ जाता है जी 24 यानी कि 12 थीटा, 2n पाई है, 2n पाई, तो थीटा आ जाता है जी n पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा आता है n पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई बाई 6, तो लीजिए आता है कि -6 और 6 के बीच में n की वैल्यूज, -6 और 6 के बीच में n की वैल्यूज क्या क्या आती हैं, अब इनकी स्टडी कर लेते हैं। पहला वाला आंसर तो मेरा आ चुका, तो यहां पर n की वैल्यू 0 से लेकर के क्या आएंगे n की वैल्यूज, वो तो हमारा आंसर आ चुका। अब आएंगे n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6। पुट करते हैं जी, थीटा की वैल्यू बताइए। 0 प्लस माइनस पाई बाई 6 प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस 5 पाई बाई 6 और प्लस माइनस 6 पर पाई प्लस माइनस पाई। ये टोटल वैल्यू जिससे आ जाती है मेरे पास। अब जरा देखिए टोटल वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू थी मेरे पास 1 2 4 6 9 वैल्यू तो मेरे पास ये थी जी टोटल। पहले टोटल की बात कर लेता हूं। और 13 वैल्यू मेरे पास ये है भाई, 6 तक 13 वैल्यू मेरे पास ये है। अब जरा कॉमन वाली वैल्यू को देखिए जी, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, मैंने 4 वैल्यू काउंट कर ली है इसमें, जो दोनों के अंदर कॉमन है। 2 इसके अंदर, 2 इसमें, 4 काउंट होगी। मुझे तो 2 चाहिए, तो -2 एक्स्ट्रा वाली मैं माइनस कर देता हूं। दूसरी बात, 0 दोनों के अंदर है जी, 0 ये भी एक एक्स्ट्रा 0 आ चुकी है, इसको भी माइनस कर देता हूं। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सबके अपॉन में 9 है, बस 3 वाली एक वैल्यू थी जो मैंने चेक कर ली। सबको ऐड करके आता है, टोटल कितनी वैल्यू आती है जी 19। एन सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं जी, NS 19 एलिमेंट है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन और करने का तरीका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फंक्शनल इक्वेशन और एरिया के ऊपर डिपेंड। पहले हम फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन फाइंड करेंगे, जब फंक्शन आ जाएगा फिर एरिया, बाउंडेड एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले फंक्शनल इक्वेशन क्या है। फंक्शनल इक्वेशन है मेरे पास fx प्लस 3f पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसी में से देख करके रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस x बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स,
x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, 3 बन जाता है fx और ये बन जाता है cos x। अब दोनों इक्वेशन से f पाई बाई 2 माइनस एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करेंगे एलिमिनेट? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके और 1 को माइनस कर दीजिए तो आता है 8fx 3 cos x माइनस साइन x, तो आ जाता है fx 3 cos x माइनस साइन एक्स बाई 8। यहां तक कंडीशन आ जाता है। और अच्छी बात यहां टिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाती है। टिग्नोमेट्री ना a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी लेस और इक्वल टू सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी तो यहां पर 0 है। कॉन्सेप्ट लगाइए, कहता है यहां पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, तो लिख देता हूं लेस और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू रूट 9/64 प्लस 1/64। तो लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू अल्फा आ जाती है रूट 10/8। ये आ जाती है fx की मैक्सिमम वैल्यू। जो इसने बोला मैंने वो लिखा। पहले मैंने फंक्शन निकाल लिया फंक्शनल इक्वेशन सोल्व करके, और फंक्शन के बाद यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई ये। अब कहता है इफ एरिया बाउंडेड बाय gx एंड hx, gx और hx से बाउंडेड एरिया अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। अल्फा मेरे पास आ चुका, तो इसको हटा करके आगे बढ़ता हूं। अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए, साइड में लिख लीजिए। अल्फा है मेरे पास रूट 10/8, यहां लिख देता हूं साइड में रूट 10/8। जब आवश्यकता होगी जब उठा लेंगे आगे। अब 2 का एरिया की बात कर रहा है वो। किस किस का एरिया? एक तो कहता है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक कहता है hx यह बीटा एक्स क्यूब। तो पहले देख तो लें दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करेंगे, पता लगा ले पहले कहां पर कट करेंगे। तो पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एक्स क्यूब, एक साइड में ला करके एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस बीटा एक्स 0, तो एक तो आ गया एक्स 0 और एक आ गया एक्स 1 अपॉन बीटा। यहां पर कट करते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को। क्यों? देखो यह है पैराबोला और यह है क्यूबिकल पैराबोला, बोल सकते हैं नहीं? देख लीजिए क्यूबिकल पैराबोला। अब यह क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है तो ऑड पावर है, इसका बेसिक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके से बनता है इसका बेसिक ग्राफ। और कटिंग पॉइंट मेरे पास आ गए, कौन सा ग्राफ वैल्यू ऊपर रहेगी कौन सी वैल्यू नीचे रहेगी इसका पता लगा लेंगे। 0,1 अपॉन बीटा इनके कटिंग पॉइंट हैं दोनों ग्राफ के, दोनों पॉइंट के कटिंग पॉइंट, दोनों ग्राफ के कटिंग पॉइंट। यह जी पैराबोला, नाम है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह जी hx बीटा एक्स क्यूब। यहां दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, कहां पर 1 अपॉन बीटा आया था और ये था 0। मुझे इन दोनों से बाउंडेड एरिया की बात करनी है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया की बात करनी है। ये कहता है इन दोनों से बाउंडेड एरिया। अब जरा पता लगाइए ऊपर वाला कौन है और ये नीचे वाला कौन है। भाई ऊपर वाला तो ये है gx और नीचे वाला है hx।
अब दोनों से बाउंडेड एरिया की बात करते हैं, अपर माइनस लोअर, मोड की आवश्यकता ही नहीं है। तो लीजिए बाउंडेड एरिया 0 to 1 अपॉन बीटा, अपर है gx यानी कि एक्स स्क्वायर और लोअर है hx यानी कि बीटा एक्स क्यूब dx। ये मेरा एरिया आता है डायरेक्ट, मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव। मोड तब लगाया जाता है जब आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं होती, तब मोड लगाते हैं कि ये पता ही नहीं है कौन सा पोर्शन ऊपर होगा कौन सा पोर्शन नीचे। इनमें क्या होता है 1 अपॉन बीटा तक ये नीचे रहता है, बाद में ये ऊपर हो जाता है, इतना फर्क आता है। अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूं इसका, और बीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मुझे मालूम है, और ये भी मालूम है एरिया किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। इंटीग्रल कर देते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बीटा एक्स की 4/4 और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 अपॉन बीटा, और ये है जी अल्फा स्क्वायर के इक्वल गिवन है। वैल्यू रख देता हूं 1/3 बीटा क्यूब माइनस 1/4 बीटा क्यूब, क्योंकि एक बीटा कैंसिल हो गया, और यह है जी अल्फा स्क्वायर 10/64। एलसीएम ले लीजिए 1/12 बीटा क्यूब, कोई माइनस आए नहीं, मोड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे बिल्कुल भी। क्यों? मैंने कंडीशन को सही यूज किया। 64 4 से काट दीजिए, लीजिए 30 बीटा क्यूब इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर। 30 बीटा क्यूब इज इक्वल टू 16, ये आ गया इसका सेकेंड आंसर, करेक्ट आंसर। बस ग्राफ के पोर्शन में क्या होता है, एरिया में ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का पता लगाइए, अपर माइनस लोअर करके आंसर निकाल दीजिए। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। ये टोटल रिलेशन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर डिपेंड है। कैसे होगा सोल्व, चर्चा करते हैं। क्या कहता है जी क्वेश्चन 6 के अंदर, ए मेरे पास है 147, बी है मेरे पास 238। अगर ए में बी का क्रॉस करते हैं तो उनके मेरे पास सेट बनेंगे, जैसे 1 2, ए क्रॉस बी के क्या सेट बनेंगे देखिए जरा, 1 2 1 3 1 8 4 2 4 3 4 8 7 2 7 3 7 8, ये मेरे पास बनेंगे ए क्रॉस बी के सेट। और रिलेशन होता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट होते हैं A1 B1 A2 B2, 4 4 आएंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 सेट बनेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो पहले बताओ इन सब के अगर मैं ऐड करके सम निकालता हूं, क्योंकि ये कहता है ना ऐड करके A1 B1 A2 B2, और ये कहता है A1 प्लस B2 A2 प्लस B1, एलिमेंट तो यही रोटेट करेंगे, जितनी सम तो यही आएंगे। सम कैसे, 3 इनका आएगा 4 9 6 7 12 9 10 15, ये सबके सम आते हैं दो दो एलिमेंट के, चाहे ए क्रॉस बी में कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए यही सेट बनेंगे, टोटल ये एलिमेंट के सेट बनेंगे। अब इसमें कहता है ये A1 प्लस B2, A1 प्लस B2 ये किनारे वाले दोनों हुए, और A2 B1 सेंटर वाले दोनों हुए। जब हम इसमें ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी का क्रॉस करेंगे
तो हमारे पास सेट बनेंगे 4 कंडीशन में। क्या तो देखिए, पहले बताइए 3 से कौन कौन सा डिविजन काउंट कर सकते हो। भाई 3 एक काम ऐसा भी कर सकते हो, और इसमें एडिशन में दिक्कत हो तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख लीजिए एलिमेंट को, जैसे बाद वाले हैं 2 3 8 और ये वाले एलिमेंट 1 4 7। NCERT 11th में करते हैं ऐसा। अगर 2 को ऐड करना है तो 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 8 9, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 8 12, 7 + 2 9, 7 + 3 10, 7 + 8 15। देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 3 4 9 6 7 12 9 10 15। ऐसे भी निकाल सकते हो एलिमेंट। अब जरा बताइए, अब मुझे इनके सम को देखना है। ये 3 किस किस को डिवाइड करता है, 3 किस किस को डिवाइड करता है ये देखना है। भाई 3 एक तो अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा, और एक 9 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, 12 को भी करेगा, 15 को भी करेगा। तो ऐसे कितने केस बनेंगे मेरे पास? टोटल 5 केस बनेंगे अपने आप सहित। 3 अपने आप को करेगा, एक 9 को करेगा, 6 को करेगा, 12 को करेगा, 15 को करेगा। 5 केस बने, 5 रिलेशन बने। मतलब 4 किसको करेगा? एक तो अपने आप को करेगा और एक 12 को करेगा, बस 2 केस। 9 किसको करेगा जी? अपने आप को और दूसरे 9 को, 2 केस। 6 अपने आप को और 12 को, 2 केस। 7 केवल अपने आप को डिवाइड करेगा, 12 अपने आप को डिवाइड करेगा, 9 अपने आप को और दूसरे 9 को, 2 केसेस। 10 केवल अपने आप को करेगा और 15 भी अपने आप को करेगा केवल, सॉरी। तो सभी केसेस को ऐड कर ले तो इस तरीके केसेस बन जाते हैं। 5 और 2 7, 9 11 12 13, 2 15, काउंट कर लो, 2 4 5 6, 2 8, 2 10, 2 12, 5 17। देखो कोई कंडीशन छूट तो होगी। 3 किस किस को करेगा? भाई 3 अपने आप को करेगा, 9 को करेगा, 2 6 को 3, और जी हाँ एक 9 को और करेगा जी, वो छूट गया उधर। 10 अपने आप को, 15 भी अपने आप को करेगा, 9 2 केस, 12 एक केस, 7 6 अपने आप को करेगा, 12 को करेगा, 9 अपने आप को, 9 को, 4 को करेगा और 12 को बस। और 3 किस किस को करेगा? देखिए जरा एक मिनट। अब भाई 3 करेगा, देखिए 3 अपने आप को, एक 9 को 2, एक 6 को 3, 12 को 4, खुद 9 को। 6 केस बनेंगे जिसके टोटल 6 केसेस बनते हैं। सबको ऐड कर लीजिए, टोटल केस आते हैं जी 18। टोटल 18 रिलेशन आते हैं इसके अंदर। कुल मिलाकर के 18 रिलेशन होंगे, जहां पर A1 + B2 डिवाइड करेगा A2 + B1 से। कोई कंडीशन नहीं, ऐड करने का पैटर्न है। पहले 2 को ऐड करके केस बना लो, फिर ढूंढ लो, क्योंकि ये आगे पीछे देखो, चाहे A1 + 3, 2 + 1 ऐसे केस बनेंगे। और कितने रिलेशन बनेंगे खुद देख सकते हो। A क्रॉस B में कितने आएंगे? 3 3 9, 9 2 की पावर 9 × 9। देखिए जरा, A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? 9 एलिमेंट, और 9 × 9 2 की पावर 81। इतने रिलेशंस बनेंगे इसके अंदर। बहुत सारे रिलेशन बनेंगे मल्टीप्लाई हो करके, क्योंकि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस, सारे सबसेट की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी सबसेट बनेंगे A क्रॉस B के अंदर, निकाल कर देख लो, क्योंकि A क्रॉस B के अंदर 9 × 9 81। तो देख लीजिए टोटल रिलेशन 18 बनते हैं। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आज के कराए समझ में आ गए होंगे। तो इस सेशन के मैंने केवल 6 क्वेश्चन कराए जो मुझे अच्छे लगे या जिनमें अच्छी टेक्निक थी। अगली क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आता हूं।